हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड का। इस न्यूमेरिकल में आपको काफ़ी सारी कॉमन सेंस वाली बातें आपके माइंड में आएंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोटिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने ये वाली चीज़ें हमें दे दी और बोल रहे कि इन सबसे ये वाले फॉलोइंग पार्ट्स हमने निकालनी है। सबसे पहले हमें बोला गया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो एट मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि हमने इतना सा पार्ट निकालना है, यही होता है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, अगर सिर्फ इतना सा निकालना है तो इनको लिखना चाहिए था वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो। इन्होंने एट एमपी लिख दिया, एट मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है, इसका क्या मतलब है? आप याद कीजिए, मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में समझाया था कि वैल्यू एडेड मेथड को जब हम यूज़ करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड को जब यूज़ करते तो क्या निकलता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। तो इसमें आप जो चीज़ें पहले से निकाल रहे हो वो किस में होंगी? वो मार्केट प्राइस में ही होंगी अपने आप। मतलब कि जब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों फैक्टर्स को प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? वो अपने आप एट एमपी आएगा। ये चीज़ क्लियर है ना? वो अपने आप एट एमपी आएगा। क्यों अपने आप एट एमपी आएगा? क्योंकि इसमें पहले से ही हम मार्केट प्राइसेस के हिसाब से प्राइस निकालते हैं, इनकम निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास उसमें वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी, वो निकालने का फॉर्मूला एक तो हमें सेल चाहिए, ठीक है। सेल यहाँ पे लिखी हुई है, तो सेल कितनी है? वो 1600 है हमारे। चलिए देखिए, एक तो सेल को कट कर दो, ये कितनी आ गई? 1600, ये हमने यहाँ पे लिख ली। फिर प्लस हमें क्या चाहिए? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को हम क्या कर देंगे? माइनस। प्लस 200 माइनस 400, 1800 में से 400 के रुपीज़ 1400। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ये क्लियर है सबको? अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट पे खड़े हैं। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होगा कि हमने जीडीपी फाइंड करनी है। तो जब वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व करते हैं, मतलब कि इतना सा पोर्शन हम सॉल्व करते हैं तो यही आता है ना, और यही हमें निकालना है। तो सेकंड पार्ट के लिए भी हमें चाहिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आ चुकी है 1400, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ढूंढिए कहाँ पे है? इंटरमीडिएट कंजप्शन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? वो 300। तो कितना आ गया ये? रुपीज़ 1100, क्योंकि और कहीं पे भी ये नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है हमने नेट एक्सपोर्ट्स। क्या ये कहीं पे यूज होंगे या नहीं होंगे? देखिए, ये हमारी सेल का ही हिस्सा होता है। तो ये जो एक्सपोर्ट है ये सेल में ऑलरेडी पहले से इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए अब आगे थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमें क्या चाहिए? नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। मतलब कि इस बार हमने नेट वैल्यू एडेड एट एमपी फाइंड करना है। हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है? हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी से नेट वैल्यू एडेड एट एमपी पे जाना है। तो ये पीछे वाले 4 नंबर तो सेम है, बस आगे वाले का चेंज है। आगे क्या है हमारे पास? ग्रॉस। ग्रॉस से कहाँ पे जाना है? हमने नेट पे जाना है। तो ग्रॉस और नेट में किस चीज़ का डिफरेंस है? ओनली ग्रॉस और नेट में चेंज है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन क्या होगी? माइनस होगी, क्योंकि ग्रॉस से नेट तक जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे हम लोग। तो यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अब डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वो कितनी है? 700। ये कितना आ गया हमारे पास? 400। यहाँ तक सही है। फिर फोर्थ पार्ट में अब हमने क्या फाइंड करना है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? एमपी से एफसी पे जाना है। ये तो सेम है ना, नेट वैल्यू एडेड एमपी से नेट वैल्यू एडेड एफसी पे जाना है, ये सेम है। अब एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फर्क है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होंगे? माइनस होंगे। अब ये कैसे माइनस होंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो गिवन नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। पहले इन दोनों को माइनस करो।
जब इन दोनों को माइनस किया तो कितना आंसर आएगा 50। तो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे 400 में से 50 रुपीज़ माइनस करेंगे तो कितना आया ₹350। ये हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि ये फॉलोइंग पार्ट्स हमें गिवन है और इससे हमें नेट वैल्यू एडेड फैक्टर को निकालना है। क्योंकि हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले GDP/MP पे जाना पड़ेगा। तो GDP/MP हमारे पास क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सबसे पहले इसको फाइंड कीजिए आप। पहले निकलेगा GDP/MP निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कि सेल और स्टॉक। देखना यहाँ पे सेल कितनी है आपकी 5000 की, ये काउंट हो गया, प्लस ये चेंज इन स्टॉक को इस बार लिख दिए इंक्रीज इन स्टॉक। आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया, वो एक ही बात होती है, ठीक है। स्टॉक में जो चेंजेस आया दैट इज 750, ये भी हमने काउंट कर लिया। तो चलिए फिलहाल हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन देखिए कहाँ पे है। इंटरमीडिएट कंजप्शन वो वाले खर्चे जिनकी हेल्प के साथ आप प्रोडक्शन कर रहे हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। सबसे पहले परचेज ऑफ फ्यूल, फ्यूल मतलब कि डीजल पेट्रोल, इसको काउंट करना या नहीं करना। पेट्रोल जो है वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, उसको सिंगल टाइम यूज़ किया जा सकता है, तो वो तो डेफिनेटली ऐड होगा। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जब पेट्रोल महंगा होता है कि दुनिया में हर एक चीज़ महंगी हो जाती है, A to Z, पेट्रोल और सिलेंडर गैस, ठीक है। ये पूरे हर एक चीज़ को इफेक्ट करते हैं जब ये महंगे होते हैं या ये फिर ये सस्ते होते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो ऐड होगा हमारे पास -500 हो गया। अब इसके बाद आगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से, फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसका मतलब ये है ये अदर फर्म्स हैं। फर्म मतलब कि जो आपके आसपास वाली फर्म्स होती हैं, दूसरी दुकानें जो होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको भी हम काउंट करेंगे। इस यहाँ से कितनी कॉस्ट है 1000 है, -1000। फिर इसके बाद आगे इंटरमीडिएट, अभी इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये कहाँ से मंगवाया, इंपोर्ट मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट कंजप्शन एक तो डोमेस्टिक होती है और एक हमारे पास नेशनल होती है, इंपोर्ट होते हैं। तो डोमेस्टिक और इंपोर्ट दोनों को प्लस किया जाता है, फिर ओवरऑल इंटरमीडिएट कॉस्ट आती है हमारे पास। तो इसको भी काउंट करेंगे। मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ कि कभी कभार मे भी हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि जब हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ पे काउंट कर लिया तो इंपोर्ट को क्यों काउंट करना है। ये अगर तो डायरेक्ट परचेज रॉ मटेरियल लिखा होता, सिंपल रॉ मटेरियल लिखा होता, फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं लिखा होता, फिर हम इसको काउंट नहीं करते। अब इन्होंने बता दिया कि दूसरी फर्म से खरीदा है, दूसरी फर्म और इंपोर्ट करवाने दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये यहाँ तक भी, तो यहाँ तक हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। फिलहाल इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, पहले प्लस वाले फिर माइनस वाले। तो ये बन गया 3750 रुपीज़। अभी ये तो GDP/MP आया हमारे पास। हमने फाइनली फाइंड क्या करना है, हमने नेट वैल्यू एडेड मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट FC पे जाना है। कहाँ से जाना है, हमने नेट वैल्यू एडेड एट FC पे जाना। और हम कहाँ पे खड़े हैं, GDP/MP पे खड़े हैं। तो पहले तो G से जब नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगी। डेप्रिसिएशन कहाँ पे है, वो रही 700, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो हम डेप्रिसिएशन को करेंगे माइनस, ये माइनस होगी हमारी। फिर इसके बाद आगे यहाँ तक पहुँच गए। फिर DP या वैल्यू एडेड सेम होता है। फिर MP से FC पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके क्या होंगे, माइनस होंगे। नेट इनडायरेक्ट निकालिए पहले, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स बता दिए, जो चीज़ नहीं है वो ज़ीरो होती है, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो ज़ीरो होती है। तो सब्सिडी कितनी होगी, ज़ीरो। तो इनडायरेक्ट टैक्स से फिलहाल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ से। ये 250 भी हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए। अब इसको कैलकुलेट करो, ये बना, पहले इनको माइनस 3750 माइनस 950 दैट इज़ 2800 रुपीज़। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें काफ़ी कुछ दे दिया। प्रॉब्लम क्या रहती है कि फर्म ए और फर्म बी में हम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फाइंड आपने करना है कि वैल्यू एडेड बाय फर्म ए।
सबसे पहले वैल्यू एडेड जब हम बोलेंगे तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है इस फॉर्मूला में कि वैल्यू एडेड बस वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन को उठाना है, बस वैल्यू ऑफ आउटपुट को उठाना है और इंटरमीडिएट कंजप्शन को। आउटपुट में दो फैक्टर हैं, सेल और स्टॉक, ठीक है। जो चीज़ें रिपीटेड होगी उनको इग्नोर करना है। सबसे पहले तो हम हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट उठाएंगे, मतलब कि वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। जब इसको फाइंड आउट करना है हमने, उसके लिए पहले तो हमें चाहिए सेल ढूंढो यहाँ पे, या ये परचेज बाय फर्म ए, ये फर्म ए ने जो परचेज की है ये उसके एक्सपेंडिचर है, इसको बाद में देखेंगे। फिर आगे सेल बाय फर्म बी, फिलहाल फर्म बी नहीं चाहिए हमें। परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, ये फर्म ए के खर्चे हैं, इसको भी बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्या सेल बाय फर्म ए ने जितनी सेल की है। अब आपको एक पॉइंट मैं रिपीट याद दिलवा दूँ कि ये जो सेल की है उसने, ये किस किस को सेल की होगी, मे बी हाउस होल्ड को, मे बी गवर्नमेंट को, मे बी किसी फर्म को, या फिर इसने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, मतलब कि एक्सपोर्ट किए होंगे, है ना। तो इस सेल में सारा कुछ आ गया, क्लियर है ये चीज़। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 160, और जो ये 160 लिखा है इसको यहाँ से कट कर देंगे। इसके बाद आगे लिखना एक्सपोर्ट बाय फर्म ए। अब यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि सेल तो लिख ली, एक्सपोर्ट को काउंट करना है या नहीं करना। सेल में ऑलरेडी एक्सपोर्ट काउंटेड है, इंक्लूडेड है, तो सेल यहाँ पे काउंट नहीं, एक्सपोर्ट यहाँ पे काउंट नहीं होंगी। ये चीज़ क्लियर है सबको, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छा ये क्यों काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इसकी ओवरऑल सेल है, ये ओवरऑल में पहले से इंक्लूडेड है। लेकिन अगर लिखा होता सेल टू सम ऑर्गेनाइजेशन या सेल टू एनी फर्म एनी हाउस होल्ड, फिर एक्सपोर्ट सेपरेटली ऐड होने थे। और दूसरी चीज़, अगर आपकी सेल है सपोज कर लो 160 और एक्सपोर्ट होता 200, फिर एक्सपोर्ट भी ऐड होने थे। अगर एक्सपोर्ट सेल से ज़्यादा है फिर ऐड होंगे, ठीक है। अगर इससे कम है तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो चलिए फिलहाल सेल तो हमारी कवर होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। अच्छा, जैसे एक्सपोर्ट को यहाँ पे इग्नोर किया ना, वैसे बस। अब आगे हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो ये रहे दोनों, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब कि +20 माइनस 45, ठीक है। जब यहाँ तक हमारा ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कवर हो गया ना, तो अभी हमें चाहिए इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट जो हमने परचेजेस की हैं, हमने कहाँ से परचेज की है। एक तो परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो इसने बाहर से सामान मंगवाए विदेशों से, है ना, ये माइनस होगा ना, ये यहाँ पे होगा -40। दूसरे नंबर पे सेल बाय फर्म बी, अभी इसका लेना देना नहीं है। फिर परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। अब यहाँ पे देखो, फर्म ए ने बाहर से सामान मंगवाया और अपने सामने वाली दुकान से सामान मंगवाया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों काउंट होंगे, है ना, दोनों को माइनस करेंगे। अभी ये 70 भी जो है हमारा माइनस होगा। कोई डाउट है कि ये क्यों माइनस हुआ, वो आप रोक के पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी तो ये सभी काउंट हो गए। फिर आगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ये फर्म बी है, इसको नहीं लिखेंगे। परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, ये फर्म बी ने सामान खरीदा है, ये भी बाद में देखेंगे हम, ठीक है। चलिए फिलहाल इनको सॉल्व कीजिए। पहले प्लस वालों को प्लस करना है हमने, ये आएगा 180। फिर माइनस वालों को प्लस करना है, ये बनेगा -155। तो कितना आंसर आया, ₹225, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अगर इसका आंसर ये आ गया तो अभी जो सेकंड पार्ट हमने निकालना वो तो काफ़ी आसान है, सेम ऐसे ही। सेकंड में हमने फाइंड करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। अब फर्म बी का जो हाईलाइटेड है उनको काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो देख भी लेंगे। सबसे पहले परचेज ऑफ फर्म ए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तो ए वाला था, अब इसको तो इग्नोर ही कर दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है, पूरे का पूरे को कट कर दिया। सेल बाय फर्म बी, तो ये काउंट होगी ना। सेल बाय फर्म बी का मतलब क्या हुआ, इसने सबको जो सेल की है, सबको सेल की है, मतलब किसी हाउस होल्ड को, किसी गवर्नमेंट को, किसी सामने वाली दुकान को, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, सारा कुछ इसमें काउंटेड है।
फिर परचेज ऑफ फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, हमने ये लिखा हुआ है कि फर्म ए ने जो फर्म बी से सामान खरीदा, ठीक है, जो फर्म ए ने फर्म बी से सामान खरीदा, मतलब कि फर्म बी ने वो बेचा होगा, तो हमें तो फर्म बी के सेल तक मतलब है, इसको काउंट करेंगे। इसको काउंट नहीं करना क्योंकि हमने ओवरऑल सेल काउंट कर ली है। फर्म बी ने जब ये सेल किया तो इसमें सामने वाली दुकान ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है, तो इसको वापस काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद सेल बाय फर्म, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, एक्सपोर्ट फर्म ए का भी नहीं है, ओपनिंग ये भी नहीं है। फिर एक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमें चाहिए, मतलब कि 30 माइनस 40 हम यहाँ से करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना, प्लस 30 माइनस 40। तो चलिए फिलहाल चेंज प्लस सेल प्लस चेंज स्टॉक हमारा सॉल्व हो गया, हमने यहाँ तक वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल ली। अब आगे हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट कॉस्ट को हमने यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो इसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट कहाँ से है, बस इसने एक ही जगह से सामान मंगवाया था, वो कहाँ से मंगवाया है, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। इसने फर्म ए से ही सामान मंगवाया है, वो कितने का मंगवाया, -60 का। तो प्लस वालों को प्लस कीजिए 180, माइनस वालों को ऐड कीजिए 100, दोनों को माइनस कीजिए 80 रुपीज़ आपका आंसर आ गया, 80 लाख रुपीज़ आपका आंसर आ गया। तो किसकी ज़्यादा दुकान चल रही है, फर्म बी की, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 था हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, ठीक है, प्रैक्टिस खुद कर सकते हो। हमने वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स एंड फर्म वाई फाइंड करना है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें 3 इंडस्ट्री आ गई, 3 फर्म्स आ गई एक्स वाई जेड। सबसे पहले सेल बाय फर्म में हम यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स। तो फर्म एक्स के लिए सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो एक्स की सेल और स्टॉक निकालना हमने। एक्स के लिए सेल देखिए कहाँ पे है, सबसे पहले नंबर पे पड़ी है सेल बाय फर्म एक्स, ठीक है। अब सेल बाय फर्म एक्स आना था, तो ये ओवरऑल सेल है, हाउस होल्ड को भी, इंडस्ट्री को भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी, गवर्नमेंट को, सारा कुछ इसमें ऑलरेडी पहले से इंक्लूडेड है। फिर बोला सेल बाय फर्म वाई, वाई वाला नहीं देखना हमें, पर वाई नहीं देखना, वाई है ये भी। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म एक्स, चेंज इन स्टॉक दे दिया और ये भी हमें चाहिए प्लस 40। फिलहाल सेल भी आ गई हमारे पास, चेंज इन स्टॉक भी आ गया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड होगी। तो यहाँ से अभी हमने क्या माइनस करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन देखेंगे हम यहाँ पे, चेंज इन स्टॉक फर्म वाई है, ये इंपोर्ट बाय फर्म एक्स। अब फर्म एक्स ने जो इंपोर्ट किए हैं, ठीक है, ये माइनस होंगे ना, क्योंकि किसी दूसरे से ये सामान मंगवाया हम लोगों ने, इंपोर्ट बाय फर्म एक्स, ये हो गया -140। ओके, अब ये जो 40 है ये इंपोर्ट करवाए हैं हमने, बाहर से मंगवाए हैं, इसीलिए इसके बदले में अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आएगा परचेज बाय फर्म वाई, ये जेड टू फर्म वाई, वाई वाला भी कुछ भी नहीं चाहिए। लास्ट में परचेज बाय फर्म वाई टू फर्म एक्स। अब फर्म वाई ने जो फर्म एक्स से सामान खरीदा, मतलब कि एक्स ने बेचा, अब एक्स का बेचा हुआ सामान हमने पहले से काउंट कर लिया, इसको भी हम यहाँ पे वापस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 240 माइनस 140, इंटरमीडिएट माइनस कर दी थी यहाँ से 100। देखो ये सही है। इन सेकंड पार्ट दूसरे में हमने फाइंड करनी है वैल्यू एडेड बाय फर्म वाई। सबसे पहले सेल बाय फर्म वाई, ये काउंट होगी हमारे पास 1000। फिर चेंज इन स्टॉक चाहिए हमें, चेंज इन स्टॉक फर्म वाई का ये रहा +20, ठीक है। तो ये दोनों फाइंड हो गए हमारे, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास आ गई। अब हमने इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करना है। इंटरमीडिएट कॉस्ट कैसे आएगी, परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म वाई। हाउस होल्ड ने जो वाई से सामान खरीदा, मतलब कि ये वाई की सेल है, लेकिन सेल वाई की यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम करेंगे इग्नोर, ये हमारे काम का नहीं है। एक्सपोर्ट बाय फर्म वाई, फर्म वाई ने जो सामान बाहर भेजा, ठीक है, दूसरे देशों को, लेकिन वो सेल में ऑलरेडी काउंटेड है, तो फिलहाल इसको भी हम इग्नोर करेंगे, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो क्या बचा, सेल बाय फर्म जेड टू फर्म वाई। फर्म वाई ने जो फर्म जेड को सामान सेल किया, सेल ओवरऑल आ चुकी है, तो इसको भी हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे।
फिर परचेज बाय फर्म वाई टू फर्म एक्स, ये फर्म वाई है ना, इसका खर्चा है, इसने सामान खरीदा दूसरों से, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 3 चीज़ों की काउंट की इसमें। तो नेक्स्ट आ गया सेल बाय फर्म जेड टू फर्म वाई, जेड ने वाई को सामान खरीद बेचा, मतलब कि वाई ने जो सामान को खरीदा है, तो ये भी माइनस होगा हमारा, -500। फिर इसके बाद आगे परचेज बाय फर्म वाई टू फर्म एक्स, जो वाई ने एक्स से सामान खरीदा, मतलब कि ये भी वाई का खर्चा है, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, माइनस। तो ये हमारे पास बनेगा 1020 माइनस 900, दैट मीन टू से 120। ये आ गया आंसर। हाँ जी स्टूडेंट, तो अब ये न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें ये डेटा गिवन दे दिया। इन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। देखिए, जब हमें ये डेटा ऐसे सेक्टर में गिवन होगा तो इस क्वेश्चन में हमने बिल्कुल घबराना नहीं है, और यहाँ से एक पॉइंट हमेशा अपने माइंड में रखना है कि या तो ये तीनों वैल्यू साथ में ऐड होंगी या फिर ये तीनों वैल्यू साथ में माइनस होंगी। मतलब कि जैसे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हम हमेशा ऐड करते हैं, फिर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट हम हमेशा माइनस करते हैं, तो इस बार इंटरमीडिएट इन तीनों की है, कंबाइंड है, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है, कंजप्शन गिवन है, फैक्ट्री इनकम बाय, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने फाइंड क्या करना है। देखिए, इस मेथड को ना मैंने थोड़ा सा और आसान कर लिया है। पहले ये भी आपको समझा दूं, मैंने यहाँ पे लिखा है वैल्यू एडेड मेथड, वैम मतलब कि VAM, वैल्यू एडेड मेथड। इसका फॉर्मूला होता है VO माइनस IC मीन से वॉइस। अब वॉइस का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट एट द रेट S प्लस चेंज इन S, मतलब कि सेल एंड चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो इससे आपको फॉर्मूला आसानी से याद आ जाएगा, काफ़ी बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, फिलहाल हमने फाइंड क्या करना है, और जब हम वैल्यू एडेड मेथड में इन चीज़ों को प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, GDP एट MP आएगा। फिर अभी हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट वैल्यू एडेड एट MP बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सेपरेटली सबकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि आंसर क्वेश्चन 1 के लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, फिर हम आगे लिखेंगे सेकेंडरी, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फिर हम आगे लिखेंगे टर्शियरी सेक्टर। और इनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट मीन टू, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ जी, तो प्राइमरी टर्शियरी सेक्टर के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू एडेड, ठीक है, एट MP होती है वो। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है जी। तो ये हमने फाइंड करते जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास फिर प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में आउटपुट दी है 8000 की, और इनकी कंजप्शन है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है 4000 की। तो इन्होंने कितनी वैल्यू ऐड की होगी, 8000 आउटपुट माइनस 4000 जो आपके पास इंटरमीडिएट है, इन दोनों को माइनस कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हमारे पास ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर पता है ना, जिसमें हम रॉ मटेरियल के साथ डील करते हैं। बेसिकली एग्जांपल है एग्रीकल्चर। मान लो किसी फार्मर ने अपने खेतों में कनक की प्रोडक्शन की होगी, अनाज की, और उसने 8000 की वीट को प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन उसके खुद के भी खर्चे रहे होंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन है ना, कल्टीवेट के लिए, उसको जो हमने सीड्स वगैरह परचेज करने के लिए, इरीगेट करने के लिए, तो वो 4000। तो फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड की है, 4000। सेकेंडरी सेक्टर में हमने कितनी वैल्यू ऐड की, अब हमें ये फाइंड करना है। उसके लिए सेकेंडरी को हम कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पे देखते हैं टोटल हमारा कितना है, 2000 की प्रोडक्शन है और 1000 इंटरमीडिएट कॉस्ट है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2000 माइनस 1000 इक्वल्स टू ओनली 1000। तो सेकेंडरी में जो हमने वैल्यू आउटपुट की है दैट इज 1000। फिर नेक्स्ट इज टर्शियरी सेक्टर, उसमें देखिए इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है, 3000, ठीक है।
और उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट है 3000 और इंटरमीडिएट है 500। जब हम इनको माइनस करेंगे तो आएगा 2500। और अभी हमें देखना है कि हमने पहला पार्ट तो हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट उन्होंने इतना ही पूछा था कि तीनों की वैल्यू क्या है, लेकिन अब इसको हम हमारी आसानी के लिए, हमारे जो सुख सहूलत के लिए इसका प्लस भी कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितना बनेगा। इन तीनों का टोटल कीजिए, ये बन गया 7500। अभी ये जो 7500 आई ये क्या है, GDP एट MP है। कैसे पता, ये देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या मिलता है हमें, GDP एट MP। तो GDP एट MP हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला गया कि नेशनल इनकम फाइंड करो। व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का मतलब होता है इसकी इस फॉर्म में अगर हमने इसको लिखना हो NNP एट FC मीन टू से नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी सेकंड पार्ट तो काफ़ी आसान है। हम कहाँ पे खड़े हैं, GDP एट MP पे, और हमने जाना कहाँ पे है, NNP एट FC पे जाना है। तो ये तो बच्चों आपको मैंने बहुत बार अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम लोग GDP एट MP पे हैं और हम लोगों को शिफ्ट होना है NNP एट FC पे, तो पहले ग्रोस से नेट में जाएंगे। ग्रोस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या होगी, माइनस। तो फिलहाल पहले आपने जस्ट इनमें से डेप्रिसिएशन को ढूंढना है। जिनको आपने काउंट कर लिया उन नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, उन नंबर को हम लोग कट करते जाते हैं। जैसे कि इसको काउंट कर लिया, इसको काउंट कर लिया, ये तो काउंट हो गए हमारे, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। देखिए कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नेम है। सबके दो नेम होते हैं ना, इसके भी दो नेम है, डेप्रिसिएशन और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अभी हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, वहाँ पे कैसे जाएंगे। देखिए डोमेस्टिक और नेशनल में जो डिफरेंस होता है दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब इस क्वेश्चन के लिए ना यहाँ पे इनकम नहीं, यहाँ पे इसको नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। नाउ व्हाट डू मीन बाय नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब ये समझाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखिए इन्होंने हमें बोला है फैक्ट्री इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैं इंडिया का नागरिक हूँ, मैंने दूसरे देशों से पढ़ा के यूट्यूब के थ्रू, फॉरेन के बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, मैंने उनसे जो पैसे कमाए, ठीक है ना, वो है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो मैं पैसे कमा रहा हूँ वो इंडिया में वापस आ रहा है, तो ये तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये 100 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसको कट करो फिलहाल, ये हो गया प्लस 100। लेकिन यहाँ से फैक्ट्री इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट, यहाँ से कुछ पैसे जा भी रहे हैं। जैसे कि हमारे रामदेव का पतंजलि का जो है उन्होंने अपना बनाया हुआ फॉरेन में, कनाडा में कहीं भी कि इंडियन लोग रह रहे हैं, फिलहाल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है पतंजलि के लिए, लेकिन लोग इतना प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। तो कभी कभार हमारे भी वहाँ पे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, उतनी इनकम नहीं आती। तो अगर हम उनसे 100 करोड़ रुपये कमा रहे हैं तो 200 करोड़ रुपया हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये हमारे खर्चे हैं, ये भी इसके साथ ही यहाँ पे क्या होंगे, ये माइनस होंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना माइंड में, ठीक है। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आती है नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने पैसे फ्रॉम माइनस टू, फ्रॉम मतलब कि जो हम कमा रहे हैं, टू जो हम पे कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे एन पे भी आगे, ठीक है। फिर अभी पी तो सेम होती है, अभी हमें एमपी से एफसी पे जाना है। अब एमपी और एफसी में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, ओनली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्लियर नहीं है, बस दो ही चीज़ें बची हैं, एक तो इनडायरेक्ट्स बचे हैं और दूसरे नंबर पर सब्सिडी बची है। इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स आते कैसे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। पहले तो इन दोनों का माइनस कीजिए, दोनों का माइनस करेंगे कितना आएगा 300। अब ये देखो इस 300 को प्लस करना है या माइनस करना है। हमने एमपी से एफसी पे जाना है, एमपी से एफसी पे जाना है, तो ये क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। तो मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू क्या है 5 - 2 मतलब कि 300। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -300 और इनको अब सोल्व करेंगे। पहले प्लस वाले नंबर 1 2, ये प्लस हो गए 7600, फिर ये बन गया -1300। तो ये कितना आंसर बना 6300 रुपीज़। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया आंसर। अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये फॉलोइंग चीज़ें हमें गिवन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे आएंगे जो आपके बाकी के जो डाउट्स रह रहे हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ से नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है।
पूछा कुछ भी हो, लेकिन पहले हमें जीडीपी एट एमपी निकालना होगा। तो जीडीपी एट एमपी निकालने से सबसे पहले वीओ मीन से वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूंगा जीडीपी एट एमपी के लिए पहले मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करना है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल और स्टॉक, ठीक है। तो पहले तो मैं सेल देखूंगा, ये तो परचेजिंग है, अभी नहीं आएगी। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, देखिए चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक होता था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरी एक रेडीमेड की दुकान है, मेरी दुकान पे काफ़ी सारे ब्लेजर्स मैं सेल करता हूँ, 1000 मैं लेके आया था, 800 सेल होगी, तो 200 जो रिमेनिंग है वो कब सेल होंगे, नेक्स्ट सेशन में। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है कि मेरा स्टॉक क्लोज हो गया और कुछ बचे रह गए। जब मैं नेक्स्ट सेशन को ओपन करूंगा तो वो 200 सबसे पहले ओपन होंगे, है ना, क्योंकि वो पुराना जो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है, तो उसको बोलते थे ओपनिंग स्टॉक। इन दोनों के माइनस को हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री स्टॉक। अभी हमें गिवन है इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, तो आपको मे भी समझ में आ रहा होगा कि ये सेम पॉइंट है। तो ये एक्चुअल में ये है क्या, ये है इंक्रीज इन स्टॉक या चेंज इन स्टॉक है ये, ठीक है। तो फिलहाल पहले हमें सेल भी ढूंढनी है, ये तो चलिए हमारे काम आएगा, इसको मैं पहले लिख ही लेता हूँ। अनसोल्ड स्टॉक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले आ गया 600। फिर अभी मुझे सेल चाहिए, सेल के लिए इंपोर्ट ये माइनस होगा बाद में, डोमेस्टिक सेल। अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड क्या कौन सा यूज़ किया, डोमेस्टिक। मैंने आपको समझाया था कि सेल जो हमारी होती है वो 3 तरह की होती है, 4 तरह की सेल होती है। कैसे कैसे होती है वो सेल, हम लोग सेल या तो किसी फर्म को करते हैं, या हाउस होल्ड को करते हैं, या हमारे देश के गवर्नमेंट को करते हैं। इन तीनों को हम बोलते हैं जो हमारी डोमेस्टिक सेल है। लेकिन जो सेल हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। और ओवरऑल सेल इन चारों का प्लस होता है या इन दोनों का प्लस होता है, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक का। अब इन्होंने डोमेस्टिक सेल बोला है, मतलब कि एक्सपोर्ट अभी हमें ढूंढने पड़ेंगे अगर कहीं भी गिवन है तो। फिलहाल ये 12,000 भी हम ऐड करेंगे, इसमें से जो हमारा ये चेंज स्टॉक तो फाइंड हो गया था, अभी सेल को हम कवर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी हमने क्या किया यहाँ पे डोमेस्टिक सेल, ये 12,000 आ गई, पावर चार्ज ये रहे एक्सपोर्ट। अब इन दोनों को प्लस करके ओवरऑल सेल बनेगी हमारी, ठीक है। तो जब इन दोनों को प्लस किए कितने हैं, ये 2000 है। देन मिनटू से हमारे पास अब ओवरऑल सेल भी आ गई। कुछ और तो नहीं हमारे पास बचा है यहाँ पे, और भी बच रहा है। क्या बच रहा है, इंपोर्ट मशीनरी ये बाद में देखेंगे, वैल्यू एडेड ये भी बाद में देखेंगे, सब्सिडी बाद में देखेंगे, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन। जब हमने प्रिकॉशन को पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो सेल्फ कंजप्शन के लिए हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि जो फार्मर अपने खेतों में जब अनाज की प्रोडक्शन करता है तो कुछ बेचता है, कुछ अपने घर ले जाता है। जो वो अपने घर लेके जाता है वो भी उसकी इनकम का प्रॉपर्टी का हिस्सा है। जिस घर में मैं रह रहा हूँ, मैं 2-4 घर तो मैंने किराए पे चढ़ाए हुए हैं, एक घर पे मैं खुद रह रहा हूँ, सेल्फ कंज्यूम कर रहा हूँ, वो भी मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तो इसको भी हम लोग हमारी सेल में, मतलब कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे। तो फिलहाल अभी तक हमें क्या मिला है, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया। अभी इंटरमीडिएट कॉस्ट हमने क्या करनी है, माइनस करनी है, प्लस 100। अब माइनस पे आ जाओ, इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट देखेंगे, हाँ जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। हाँ जी, अभी हमें फाइंड करना है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, सॉरी, अभी हमें फाइंड करना है इंटरमीडिएट कंजप्शन। सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। अभी मैंने ये भी बताया था कि जैसे सेल 4 जगह से होती है, 2 कैटेगरी में होती है, वैसे ही इंपोर्ट भी, मतलब कि हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट 2 तरह की होती है, एक डोमेस्टिक से, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अब इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया डोमेस्टिक मार्केट, मतलब कि अभी हमें कहीं इंपोर्ट भी ढूंढना होगा। एक तो फिलहाल पहले ये 4000 हमारा माइनस होगा, इसको हम काउंट कर चुके, इसको नहीं रीड करना। अब आ गया इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि हमने जो हमारे देश से सामान मंगाया वो ये है, और जो किसी विदेश से मंगवाया वो ये है, तो ये भी माइनस हो गया इसके साथ ही, माइनस 1200, हाँ जी। इसके बाद हमारे पास है रिप्लेसमेंट, ये बाद का टॉपिक है हमारा, पावर चार्जेस। पावर चार्जेस मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो भी हमारी पे हो रही है उसको भी हम माइनस करते हैं, माइनस 200, ये भी माइनस होगी। अब इसके बाद आ रहा है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी।
देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें हमारे माइंड में रखनी पड़ेगी। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो मशीन्स होती हैं उनको हम रॉ मटेरियल में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये ड्यूरेबल गुड्स हैं। ड्यूरेबल गुड इन द सेंस आपके पास एक मशीन है, वो आपको 5, 10, 20 साल के लिए काम देगी, हालांकि वो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन 10 में जब 10th ईयर आएगा तो एट ऑफ द एंड उसकी जो कॉस्ट है वो जीरो होनी शुरू हो जाएगी पर यूनिट के पीछे, ठीक है। तो और वैसे भी इंपोर्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी काउंट की हुई है रॉ मटेरियल में, तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स बाद की बातें हैं, ये भी गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन यूज हो चुकी है। फिलहाल अब इनको प्लस माइनस करेंगे हम लोग। हमारे पास ये 12,000 है, 14,000, 14,600, 14,700, पहले प्लस वालों को ऐड किया 14,700। फिर हम इनको प्लस करेंगे जो माइनस वाले हैं, ये बनेगा हमारे पास 44 एंड 14, मतलब कि ये गलत हो गया है ना। फिर हम अभी इनको जो माइनस वाले इनको प्लस करेंगे, मीन टू से 52 एंड 54, और अब इन दोनों का माइनस कर दो 0, 0, 3 और यहाँ पे आएगा 9। ये फिलहाल हमारे पास क्या आया है, ये जीडीपी एट एमपी आई है, ठीक है जी। अब जीडीपी एट एमपी में हमें कहाँ पे जाना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। अभी हमें जाना है नेट वैल्यू एडेड एट एफसी। जीडीपी एट एमपी को हम क्या बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्रोस वैल्यू एडेड पे अभी हम लोग खड़े हैं, और हमने कहाँ पे जाना है, नेट वैल्यू एडेड एट एफसीबी। तो पहले तो ग्रोस से नेट में जाएंगे। ग्रोस और नेट में किस चीज़ का डिफरेंस हो, ओनली ऑन डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए, मैंने बोला ना हर चीज़ के दो नेम होते हैं, आपके मेरे भी होंगे। तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि डेप्रिसिएशन मतलब ये कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ये 500 होगा यहाँ से माइनस। जब हमने यहाँ से 500 को माइनस किया तो हम नेट पे आ गए। फिर वैल्यू एडेड सेम है। फिर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे गिवन नहीं है तो हमें वो बनाने होंगे। ये वैल्यू एडेड टैक्स जो हमारा क्या होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म है, और सब्सिडी ये हमें डायरेक्ट गिवन है। तो पहले इन दोनों को माइनस करो, इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -200 आएगा। अब ये देखना कि -200 को प्लस करना है या माइनस करना है। एमपी से एफसी में जाने के लिए ये क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इसको हम करेंगे माइनस, ठीक है। फिर अभी पहले ये बन गया 9300 -500 माइनस माइनस हो गया +200। अब जो प्लस वाले हैं उनको पहले हम करेंगे ऐड, तो ये बन गया 9500 -500 दैट इज 9000। तो ये हमारे पास जो फाइनल है वो हमारा आंसर, ये लाख करोड़ में होता है हमेशा, यहाँ पे मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास इस क्वेश्चन में फॉलोइंग पार्ट्स हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है नेट वैल्यूएटेड फैक्टर कॉस्ट। तो नेट वैल्यूएटेड फैक्टर कॉस्ट फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी। ये अब हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल में कर चुके हैं, बार बार एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी के लिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आपकी टोटल सेल, अब यहाँ पे टोटल सेल आ गया तो आपने कोई भी एक्सपोर्ट वगैरह वापस काउंट नहीं करनी, क्योंकि ये ओवरऑल सेल आपकी। तो ये जो 10,000 हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसके बाद डिक्रीज इन स्टॉक, अगर स्टॉक इंक्रीज है तो वो प्लस होगा, अगर डिक्रीज स्टॉक गिवन है तो मतलब ये नेगेटिव है, मतलब कि इस बार आपको लॉस हुआ है तो ये आपका माइनस में जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया 700 हमारा माइनस में, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज है, अगर डिक्रीज है तो मतलब ये नेगेटिव है अपने आप में। फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये भी हमारी आउटपुट का एक हिस्सा होता है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये भी हमारे पास आ गया, ये बाद में देखेंगे। ये जो एक्सपोर्ट्स हैं सेल के अंदर ये ऑलरेडी काउंटेड है, इसको इग्नोर करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब हमें चाहिए इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट हमारे पास क्या क्या आ गई, पहले तीन तो कट है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास रॉ मटेरियल है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब कि है हमारे पास। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। रॉ मटेरियल तो वो है ना कि अगर आपकी कोई कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, जो आपने थ्रेड वगैरह परचेज किया, आपने पॉलीथीन परचेज किया, आपने नीडल वगैरह परचेज की, ठीक है। लेकिन ये जो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमेशा सेपरेट रहती है, तो ये भी इसके साथ ही माइनस होगी, -500, ठीक है। फिलहाल और कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट नहीं है, तो इनको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग।
ये बन गया हमारे पास 10,000 मिनटू से 11,200। फिर इनको प्लस करेंगे 3742 प्लस वाले पहले माइनस वाले बाद में। फिर ये हमारे पास आएगा 7,000 रुपीज़ हमारे पास ये आंसर आ गया। लेकिन अभी फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और हमें कहाँ से कहाँ पे जाना है, हमें जीडीपी एट एमपी से, इसको रहने दो, हमें ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी से जाना है नेट वैल्यू एडेड एट एफसी पे जाना है। तो सबसे पहले ग्रोस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन ढूंढिए जी, यहाँ पे कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि ग्रोस से नेट तक जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो देखिए डेप्रिसिएशन कहाँ पे है, यहाँ पर जो रहेगी उनमें कहीं भी होगी। ये डेप्रिसिएशन तीनों नहीं है तो डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है, अगर नहीं गिवन तो वो जीरो है, ठीक है, उसको काउंट नहीं हम लोग करेंगे। अब इसके बाद उसको लिख लो जीरो। फिर अभी वैल्यू एडेड सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब ये 3 बचे हैं। जो इनकम टैक्स है ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है, हमें ओनली इनडायरेक्ट टैक्स को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्स है, हमें इनडायरेक्ट चाहिए होता है। तो एक्साइज ड्यूटी क्या है, वो इनडायरेक्ट है। इसको हम क्या करेंगे, मतलब कि ये काउंट होगी और सब्सिडी, इन दोनों को पहले माइनस कर लो। तो क्या आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो माइनस करके आ गया 300। अब नेट इनडायरेक्ट को प्लस करना माइनस करना है, यहाँ से यहाँ पे आना तो माइनस करेंगे, माइनस कर दो 300, तो आंसर आ गया ₹6700। तो आई होप ये वैल्यूएटेड मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी बुक में इतने न्यूमेरिकल नहीं है जो मैंने आपको करवा दिए, ये सफिशिएंट है बच्चे आपको पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के लिए। थैंक